मैंने उनके दरवाजे को नॉक किया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाज़ा खुला तो जिस औरत ने दरवाज़ा खोला उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख उसने एक लंबी सांस ली और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आप मिसेस अनीता है ना? मैं इंस्पेक्टर विक्रम हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर वो 3-4 सेकंड तक मेरे मुंह की तरफ देखती रही। तो आप हैं इंस्पेक्टर विक्रम? इस केस के नए इन्वेस्टिगेशन मुझे बताया गया था आपके बारे में कि इस केस के लिए स्पेशली आपको डिप्यूट किया गया है। वो सीधा मेरे मुंह की तरफ देखते हुए बोली, जी हाँ, अब इस केस को मैं ही देखने वाला हूँ। मैंने अपने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उनको दिखाते हुए बोला। उसने मेरे आईडी कार्ड को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगी। आइए, अंदर आइए। वो मुझे हाथ से इशारा करके अंदर आने के लिए बोल रही थी। मैं अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने बाहर नज़र मारी कि कहीं मेरे साथ कोई और तो नहीं है, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से घर को बहुत अच्छे से रखा गया था। चीज़ें बहुत महंगी तो नहीं लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से रखी हुई थी। एक अच्छा सा सोफ़ा सेट रखा हुआ था और बीच में एक टेबल रखी हुई थी। सामने दीवार पर कुछ फैमिली फ़ोटोज़ लगी हुई थी। देखने से ही पता लग रहा था कि वो एक शांत घर है। मतलब कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते होंगे। मैंने अपनी पॉकेट से एक नोटपैड निकाला और उसमें नोट्स लिखने लगा। एक्चुअली मैं आपके बेटे मोनिश के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। क्या हम इसके बारे में कुछ बैठ के बात कर सकते हैं? उसने मेरे मुंह की तरफ देखा और सामने सोफे पर जाकर बैठने का इशारा किया। आप बैठिए इंस्पेक्टर। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, इस प्रकार से वह बोली। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको मेरी तरफ तकलीफ मत देखिए, आप बस यहाँ पर बैठिए। मैं सोफे पर बैठा था, लेकिन वो मेरे सामने बैठने के बजाय खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अजीब और नर्वस फील होने लगा। मेरा मतलब है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं तो बात करते वक्त सामने वाला शख्स भी बैठा होता है। सभी ऐसा करते हैं, लेकिन वो नहीं बैठी। तो बताइए मिस्टर इंस्पेक्टर विक्रम, क्या बात करनी थी आपको? एक्चुअली मैं आपके बेटे के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं इस केस को स्टडी तो कर चुका हूँ। आपका बेटा एक रात अचानक अपने कमरे से गायब हो गया था और रूम में घुसने का किसी का भी ज़बरदस्ती कोई भी सबूत नहीं मिला था। सुबह आज जब आप उठी तो उसके कमरे का भी दरवाज़ा था वो बंद था। मैं सही कह रहा हूँ ना मिसेस अनीता? कुछ नहीं बोली, बस नीचे देखते हुए हाँ में सर हिलाया। और रात में सोने से पहले आप अपने मेन गेट को लॉक भी करती हैं, और उसके पास कोई दूसरे दरवाजे की भी चाबी भी नहीं थी, और ना ही आपकी चाबी घर से कहीं गायब हुई थी। आपकी चाबी आपकी के पास ही थी ना? मैंने पूछा। ये सब आप मुझे बता रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मुझे लगा था आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं। वो सामने खड़ी बोली। मैंने उससे इस तरह का जवाब एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। उसके इस अचानक जवाब ने मेरा पूरा दिमाग हिला दिया। जैसे कि मैं इस केस के बारे में जो कुछ भी अंदाज़ा लगा रहा था वो सब गलत था। सामने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरा दिमाग इस केस को बिल्कुल एक नए सिरे से देखने लगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ टाइम पास के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर आपका बेटा गायब कैसे हुआ। जो कुछ भी आपने बताया है इसके हिसाब से तो वो उसका गायब होना बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा है। और या शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप हमें बताना भूल गई हो। शायद कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की जो आप लॉक करना भूल गई हो, या आपके मेन डोर की चाबी किसी और पड़ोसी के पास हो। कुछ भी ऐसा याद करने की कोशिश कीजिए मिस्टर विक्रम। लगता है आपकी भी पिछले इंस्पेक्टर की तरह आपकी भी सुई एक ही सिरे पर अटक चुकी है। मैं ये 50 बार पहले बता चुकी हूँ। उस दरवाजे की सिर्फ और सिर्फ एक ही चाबी थी,
जो मेरे पास रहती थी। ना ही घर की कोई खिड़की और दरवाज़ा खुला रहा है और ना ही मैं किसी को लॉक करना भूल गई हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आपको यह भी लग रहा होगा कि वो चुपके से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी गया होगा। मेरा कहने का उस तरह का मतलब नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह के बच्चे शरारती करते रहते हैं। शायद वो आपको बिना बताए घर से बाहर चला गया होगा और वो किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। क्या आपको पूरा यकीन है? क्या आपको पूरा यकीन है वो उस रात अपने कमरे से बाहर नहीं गया? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है। मेरा बेटा कमरे से बाहर नहीं गया। मैं खुद उसको उसके बिस्तर पर लेटा कर आई थी। मैं लापरवाह माँ नहीं हूँ। मुझे अच्छे से याद है। मैंने हमेशा की तरह उस रात भी उसका कमरा चेक किया था और वह बिल्कुल शांति की नींद सो रहा था। तो फिर आपका बेटा गया कहाँ? नहीं, कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रही हैं, क्योंकि यह केस आगे बढ़ने की बजाय वहीं घूम रहा था। मैंने अपना नोटपैड साइड में रखा और ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। कुछ तो था जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। क्या आप मुझे अपने बेटे का कमरा दिखा सकती हैं? मैं एक बार खुद उसके कमरे को देखना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर कोई चेंज नहीं आया। उसका चेहरा पहले की तरह अभी भी खाली था, बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे कि उसे ये सब बातें फिजूल की बातें लग रही थी। मेरी बात सुनकर उसने एक लंबी सांस भरी और मुझे घर के अंदर ले जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्या आपकी कोई औलाद है मिस्टर इंस्पेक्टर? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मेरा एक बेटा है, मैंने कहा। क्या उम्र है आपके बेटे की? मैंने कहा 11 साल। जी, आपके बेटे मोनिस की उम्र का था है। वो सुनकर वो वहीं रुक गई। इंस्पेक्टर, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका बेटा इस तरह एक रात अचानक गायब हो जाए तो आपके दिल में क्या बीतेगी? मैं कुछ नहीं बोला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या जवाब दूं उनको। यह रहा मोनिस का बेडरूम, कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ये बिल्कुल वैसा का वैसा है जिस उस रात था जिस दिन मोनिस इस कमरे में था। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर। मैं कमरे के अंदर गया। हल्के नीले रंग से पेंट किया हुआ था। एक कोने में एक छोटा सिंगल बेड था और वहाँ एक कंप्यूटर टेबल थी जिसमें कंप्यूटर रखा हुआ था। एक छोटा सा टीवी भी रखा हुआ था। फर्श पर इधर उधर कुछ खिलौने भी रखे हुए थे। कुर्सी पर कुछ कपड़े लटके हुए थे। कमरे में किसी भी तरह की कोई हाथापाई नहीं हुई थी या किसी प्रकार की धक्का मुक्की भी नहीं लग रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। क्या कोई चीज़ गायब भी हुई थी? मतलब कि जैसे मोनिस का कोई कपड़ा, कोई टॉवेल, टूथब्रश या उसका कुछ भी ऐसा जो गायब हुआ हो, या फिर उसका फ़ोन? नहीं, मैंने उसको फ़ोन नहीं दे रखा था। वो हमेशा मुझसे मोबाइल मांगता रहता था, लेकिन मैं उसे सिर्फ कहती रहती थी कि वो अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है कि फ़ोन रखे वो। इतना कहते हुए अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। काश मैं उसको एक फ़ोन दिलवा देती तो शायद मेरा बेटा यहीं रह सकता था। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने भी अपने बेटे को फ़ोन नहीं दे रखा है, मैंने उसको थोड़ी तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद मोनिस ने कहीं डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बना ली हो चुपके से आप और उसे यूज़ करके वो घर से बाहर निकल गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बहुत सीधा लड़का है। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। मैं पहले भी कई बार ऐसी बात बता चुकी हूँ। मैं कमरे में इधर उधर देख रहा था, तभी मेरी नज़र सामने कोने में लगी एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। मैंने नोटिस किया कि जब मैं उस कमरे में घुसा था तब वो अलमारी बंद थी, लेकिन अब उस अलमारी का एक दरवाज़ा अभी खुला हुआ था और उसके अंदर गुप्त अंधेरा दिखाई दे रहा था।
पता नहीं क्यों, पर मैंने जब उस अंधेरे की तरफ देखना चाहा तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मैं चलता हुआ उस अलमारी के पास गया। अलमारी के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन पता नहीं मेरी आंखें उस अंधेरे में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है। बस मेरा दिल कह रहा था कि इसके अंदर कुछ है। गायब होने से पहले मोनिस ने मुझसे कहा था कि इस अलमारी के अंदर भूत है। उसकी बात सुनकर मैं अचानक चलते चलते रुक सा गया। इस उम्र में सब के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं। अलमारी में भूत देखना, बेड के नीचे देखना। मेरा बेटा भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, बच्चे इस तरह की बातें करते हैं। मनीष भी पहले अंधेरे से डरा करता था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसने अंधेरे से डरना बंद कर दिया था। लेकिन गायब होने से एक रात पहले जब उसने मुझे कि उसकी अलमारी में एक भूत छुपा हुआ है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। तो उसने उस भूत को देख के अपना बेड गीला कर दिया था। 7 साल बाद उसने ऐसा किया था। तो इसका मतलब वो रात को आया आपके पास और आपको बारे में बताया। मैंने पूछा, उसके बाद मैं उसके कमरे में गई और कमरे की लाइट ऑन की। फिर मैंने उसकी अलमारी खोल के उसको दिखाया कि देखो, इसके अंदर कोई भूत वूत नहीं है। अलमारी में उसके कुछ पुराने कपड़े और शूज रखे हुए थे। उसने कहा कि वो भूत बहुत चालाक है, अंधेरे में अच्छे से छुप जाता है, कोई उसको देख नहीं पाता। मैंने फिर से उस अलमारी के तरफ देखा और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे पाँव कांपते हुए महसूस हो रहे थे। फिर मोनिस ने अपने कपड़े चेंज किए और मैंने उसे के बेड की चादर चेंज की। वो उस कमरे में नहीं सोना चाहता था। मैंने ही उसे मना किया क्योंकि वो मेरे कमरे में सोना चाहता था। यह कितने बजे की बात है? मैंने पूछा। ये रात करीब 2 बजे की है बात। अगली सुबह उसे स्कूल भी जाना था। ये कहते हुए वह रोने लगी और अब मैं ठीक उस अलमारी के सामने खड़ा था। उसके अंदर एक अजीब सा अंधेरा था, जैसे कि कोई काला काला धुआं हो। वह अंधेरे से भी बहुत ज़्यादा काला हो और डरावना भी, जैसे कि उस अंधेरे में जान हो, जैसे कि वो अपना रूप बदलकर वहाँ अंधेरे में खड़ा हो, सिर्फ एक अलमारी होने का ढोंग करते हुए। ठीक वैसा जैसे उस बच्चे ने कहा। मैंने अपने दिमाग को झटका दिया, ख्यालों को अपने दिमाग से दूर करने के लिए, लेकिन मैं उस अंधेरे से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। क्या इस कमरे की लाइट और तेज नहीं हो सकती? मैंने उससे पूछा। नहीं, इस कमरे में सिर्फ एक ही बल्ब लगा हुआ है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ये बल्ब लगाया था, लेकिन पता नहीं पर इसकी रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मैं कई बल्ब चेंज कर चुकी हूँ। शायद इस सॉकेट में ही कोई प्रॉब्लम है। मैं किसी बिजली वाले को बुलाकर इसे ठीक करवाऊंगी। मैंने जेब से अपनी फ्लैशबैक निकाली और अंधेरे की तरफ मारी। वो धुंधला सा अंधेरा शायद मानो एकदम से साइड हो गया। एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मेरी नज़रों को कोई धोखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, माथे से पसीने निकलने लगे थे। मैंने नोटिस किया मेरी फ्लैश लाइट भी कि जिसकी रोशनी थी वो डिम पड़ने लगी थी, जबकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उसमें नई बैटरी डाली थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, पर पता नहीं क्यों। क्या आप भी उसे महसूस कर सकते हो इंस्पेक्टर? वो मेरे पीछे खड़ी होकर बोली। मैं पलटकर उसकी तरफ देखना चाहता था, लेकिन मैं उस मनुष्य अंधेरे से नज़रें नहीं हटाना चाहता था कि कहीं मेरे पलटते ही वो मुझ पर झपट ना पड़े। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, ये बहुत अजीब बात है, लेकिन उस रात के बाद से ये ख्याल मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ कि कहीं मोनिश सच तो नहीं कह रहा था। क्या आप भी उसे महसूस कर सकते हैं इंस्पेक्टर? उसको घूरते हुए मैं अपने जब होश में आया तो मैंने उससे कहा, अरे नहीं नहीं। मैंने उसको झूठ बोल दिया। मुझे तो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, ये अलमारी तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको और देख रहा है? मैंने पूछा।
हाँ। ओ मुझे नहीं, हम दोनों को। वो इस वक्त हम दोनों को देख रहा है और उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया है इंस्पेक्टर, और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है आपका? मैंने पूछा। अच्छा, ऐसी बात है तो आप उस अंधेरे से अपनी नज़रें हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप भी उसको महसूस कर सकते हैं ना इंस्पेक्टर। मैं जानती हूँ आप उसको महसूस कर पा रहे हैं इंस्पेक्टर। इस दरवाजे को बंद कर दो इंस्पेक्टर। मैं नहीं चाहती वो हमारी तरफ और घूरता रहे। मैंने अपने कामते हाथों से उस अलमारी को धक्का दिया और एक खट की आवाज़ के साथ वो अलमारी बंद हो गई। अलमारी बंद होते ही मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितना सुकून महसूस किया। मैं अब फिर से ठीक से सांस ले पा रहा था। फिर हम दोनों जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर मैं सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम में गया तो वहाँ शीशे में लगा मैंने अपना चेहरा देखा, तो एक बात के लिए मैं अपने चेहरे को पहचान नहीं सका। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे जो पहले बिल्कुल नहीं थे। मेरे चेहरे की स्किन पीली लग रही थी, जैसे कि मैं बहुत बीमार हूँ। अचानक मेरे पेट में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, और इससे पहले मैं कुछ करना चाहता था उससे पहले मुझे बहुत तेज़ उल्टी होने लगी। मैं टॉयलेट बाउल को पकड़कर बैठ गया। मेरे मुंह से अजीब सा तारकोल जैसा कुछ निकल रहा था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। पेट से निकली वो काली उल्टी मुझे मेरे गले को बहुत बुरी तरीके से जला रही थी। उल्टी होने के बाद मैंने मेरे मुंह को बहुत अच्छी तरीके से धोया और टॉयलेट को फ्लश मारा और मैं बाहर निकल गया। मेरा सर अभी भी बहुत चकरा रहा था, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया था मुझे वो काम पूरा करना ही था। वो किचन में खड़ी मेरा वेट कर रही थी। मैं बस जाने से पहले आपसे 2-4 सवाल और पूछना चाहता हूँ, मैंने अपने मुंह को ढकते हुए उससे कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो उल्टी से काले हुए मेरे दांत को देखे। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही इंस्पेक्टर, आपका पूरा चेहरा काला पड़ गया है। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप मुझे मोनिश के फादर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं जानता हूँ उनकी कई साल पहले मौत हो चुकी है। क्या आप मुझे उनके रिश्तेदार या फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताना चाहेंगी? ऐसा सुनकर वह फिर से अपनी सिर को नीचे कर हाँ में जवाब देने लगी, जैसे मेरे सवालों का कुछ मतलब भी ना हो। वैसे वो वह सही थी कि इन सवालों से आखिर क्या हासिल होने वाला था। मैं जानता था कि ये केस वैसा नहीं होने वाला जैसा मैंने ऊपर से देखा था। उसके बाद मेरी बातों का उसने क्या जवाब दिया मुझे खुद को याद नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।